गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं क्लास का विज्ञान का लेसन पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पूरी श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हम इस पार्ट से, यानी जो हमारा पार्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न वे हैं जो या तो कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना जो है वो बनी हुई है। अब हमने पीछे कई जो कड़ियाँ इनमें जो श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें कोई अन्य प्रश्नों को हल किया था। आज हम 16वें प्रश्न में हैं। आज का जो लेक्चर है, हमारे पास जो क्लास है, इसमें हम कुछ 4-5 प्रश्नों को जो है वो हल करेंगे। आज का क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है। 16th क्वेश्चन है और है अभिलक्षण क्या होते हैं। अभिलक्षण का अर्थ हो ट्रेड्स। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से अभिलक्षण जो है कुछ स्वरूप जो है, विशेष स्वरूप जो नजर आता है वो अभिलक्षण कहलाता है, या विशेष प्रकार जो है वो अभिलक्षण कहलाता है किसी भी जीव के अंदर। जैसे कि आपकी हाइट ज़्यादा है, आप लंबे हैं, तो ये क्या है, ये एक अभिलक्षण है। आपका रंग गेहुआ है तो ये क्या है, अभिलक्षण है। तो कुछ ट्रेड्स जिसमें हम कुछ अंतर देख सकते हैं, क्योंकि या तो व्यक्ति जो है वो लंबी हाइट के होते हैं या फिर थोड़ी कम हाइट में होते हैं। तो ये जो है इन्हीं को हम अभिलक्षण या फिर ट्रेड कहते हैं। तो अभिलक्षण या ट्रेड क्या है, कुछ विशेष स्वरूप हैं। जैसे आपकी हाइट अगर बहुत कम है तो एक विशेष स्वरूप है, इसको हम अभिलक्षण कहेंगे आपका, कि आपका एक अभिलक्षण है। आपकी ट्रेड ये है कि आप थोड़े कम हाइट के हैं, इनको हम अभिलक्षण कहते हैं। तो लक्षण या फिर विशेष स्वरूप जो है उसी को अभिलक्षण कहा जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं। अब देखिए इस लेसन के अंदर अगर हम देखें, नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जब जैव विकास का अध्ययन करते हैं तो आप ध्यान रखिए जैव विकास वास्तव में क्या है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो देखिए शुरू में जब पृथ्वी बनी तो जीव जो है वो जल में, पहला जीव जो है वो जल में बना, ये जल में उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उनमें जटिलता बढ़ती गई और जीव जो है वो और जटिल जीव जो हैं वो बनते रहे। तो ये पूरी एक श्रृंखला जिसमें पहले से ही जो जीव अस्तित्व में हैं उनसे एक नए प्रकार के जीव का जो उत्पत्ति होना, इसी को हम जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास बहुत ही धीमा और एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर हम मनुष्य हैं तो ये मत समझिए कि मनुष्य एकदम से इस पृथ्वी पर आ गए हैं। हमें यहाँ तो हमसे पहले बहुत सारे जीव ऐसे थे जो हमसे पहले यहाँ पे मौजूद थे, और फिर उन्हीं में थोड़ी जटिलता आती गई, विभिन्नताएं इकट्ठी होती गई और नई पीढ़ियाँ जो है वो नई प्रजातियाँ जो हैं वो विकसित होती रही। तो जीवाश्म अब जब हम पढ़ते हैं तो हमने ये कैसे कह दिया कि पुरानी पीढ़ियों से ही नई पीढ़ियाँ जो हैं, नए प्रकार के जीव जो हैं, कि हम कहते हैं जो बंदर हैं वो हमारे पूर्वज हैं। ऐसा क्यों कह दिया हमने, तो वो इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे गुण उनमें ऐसे मौजूद हैं जो हमारे अंदर भी हैं। तो थोड़े से परिवर्तन के साथ हम मनुष्य बन गए हैं, और थोड़े से परिवर्तन के साथ चिंपैंजी बन गया है, थोड़े से परिवर्तन के साथ वो बंदर रह गए। तो ये एक ही चीज़ से 3 अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं वो बन गई हैं, विकसित हो गई हैं। मनुष्य एक अलग प्रजाति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो हम क्या करते हैं, ये कैसे पता लगता है। अब जीवाश्म किसे कहते हैं, जीव का जो अंश हैं, यानी कि कोई जीव थे, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जीव थे जो बहुत कई वर्षों, बहुत पुराने समय की बात करें, वर्षों पहले वो पृथ्वी की मिट्टी में दब गए हैं, चट्टानों में दब गए हैं, और जब उन्हें निकालते हैं तो उनके अंश जो है मिलते हैं। किसी की हड्डियाँ मिलती हैं, किसी का कुछ और चीज़ मिलती है। तो इन्हीं को, जो जीवों के अंश हैं, चाहे वो पौधे हैं, जीव कौन है, पौधे, या फिर जो जानवर या जंतु हैं, तो अब उन्हीं के अंश जब आपको पृथ्वी पर खुदाई में मिलते हैं, चट्टानों के नीचे मिलते हैं, मिट्टी के नीचे, उन्हीं को हम कहते हैं जीवाश्म, यानी कि फॉसिल्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। आनुवांशिकता देखिए क्या है, प्रश्न पहले भी हल किया है। आनुवांशिकता क्या है, ये वास्तव में पैतृक, यानी कि माता पिता से जो गुण हैं, अभिलक्षण जो है उनका अगली संतति में, अगली पीढ़ी में चले जाना जो है, इसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नताएं किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि समान माता पिता हैं, उसके बावजूद भी जो संतति उत्पन्न होती है उनमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। और ये जो अंतर है गुणों में, स्वरूप में, इन्हीं को हम कहते हैं विभिन्नताएं। आनुवांशिकी के जनक कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी के जनक कौन कहते हैं, जिसको बहुत श्रेय मिलता है कि उन्होंने इस चीज़ की जो है खोज की है, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, या उसकी शुरुआत जो की है, तो उसको हम उसका जनक मानते हैं। तो आनुवांशिकी जो कि हम पढ़ रहे हैं, लेसन का नाम है, तो उसके जनक यानी फादर जो हैं वो कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जॉन ग्रीगर मेंडल, या फिर ग्रीगर जॉन मेंडल। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, मेंडल भी ध्यान रखेंगे तो ये सही रहेगा। तो आनुवांशिकी के जनक जो है वो जॉन ग्रीगर मेंडल या फिर मेंडल थे।
तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व को मेंडल के सिद्धांतों की जानकारी कब प्राप्त हुई? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उन्होंने जो भी प्रयोग किए मटर के दानों को लेकर, वो उनका प्रयोग वो चर्च के बाहर ही बहुत सारे पौधे लगाकर करते थे। उनको नोट करते थे कि जब मटर के पौधे लगाए हैं तो कितने पौधे, 5 जो ने मटर के एक पौधे था उससे मटर के दाने ले लिए, मान लो 5 दाने ले लिए, 5 जो है वो धरती पे लगा लिए। अब लगाने के बाद उन्होंने नोट किया कि 5 में से कितने पौधे लंबे हुए, कितने पौधे छोटे रह गए, कितने पौधों में सफ़ेद फूल निकले, कितने पौधों में बैंगनी फूल निकले, कितने पौधों के जो मटर के दाने थे वो गोल थे, कितने। तो ये सारे जो उन्होंने नोट किया, तो ये पूरे सिद्धांत वो नोट करते रहे, दुनिया को बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने माना नहीं। लेकिन उनके सिद्धांतों की जानकारी विश्व को कब प्राप्त हुई, दुनिया को कब मिली? उनकी मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद, सन 1900 में। यानी जब तक जीवित रहे उनके जो प्रयोग थे, उनकी जो रिसर्च थी, उसको किसी ने भी नहीं माना। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु को 16 साल बाद उसी प्रकार की चीज़ें खोजी गई और वही चीज़ें सामने आई और पता लगा कि वो तो बहुत पहले ही बता के चले गए हैं। तो इसीलिए उनको हम जो है इसका जनक भी मानते हैं, आनुवांशिकी का। तो मेंडल के सिद्धांत जो थे उसकी जानकारी विश्व को उनकी मृत्यु के लगभग 16 वर्ष बाद मिली। अब अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न है, मेंडल के कारकों को अब किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मेंडल के जो कारक हैं उनको हम जीन कहते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न कैसे आया है? जब मेंडल अपने सिद्धांतों को लिख रहे थे, नोट कर रहे थे, तो उसमें वो कह रहे थे, उन्होंने जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, वो बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, कारक, जिसको फैक्टर कहते हैं। तो ये कारक है जो आगे आ गया, इस कारक की वजह से ये हो गया। तो वो उन्होंने अपने जो भी अपने रिजल्ट लिखे, जो भी वो प्रयोग कर रहे थे, उनके जो भी उन्होंने नोट किया, उन्होंने जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने तब कौन से शब्द का इस्तेमाल किया? कारक। बाद में जब खोज हुई तो फिर लोग उसको, विज्ञान ने क्या कहा? जीन कहा। तो लोगों को बाद में पता चला कि भाई जिसको हम जीन कह रहे हैं उसको भी मेंडल ने पहले ही समझा दिया, बहुत पहले। मेंडल उसको पहले ही एक नाम देके चले गए थे और वो है कारक। तभी ये प्रश्न है कि मेंडल ने जिसको कारक कहा, फैक्टर्स कहा, अब हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो मेंडल ने उसको कहा कारक, और आज दुनिया उसको किस नाम से जानती है? उसको हम कहते हैं जीन। चलिए अब बात करते हैं जीन की। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कारक हैं वो फैक्टर जिसको हम कहते हैं वो मेंडल के द्वारा दिया गया नाम था। लेकिन जीन, अब ये सवाल भी उठता है कि जीन फिर नाम किसने दिया? तो वो हमारा अगला प्रश्न यही है कि पहली बार जीन नाम जो है वो किसने और कब दिया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1909 में, जिसको मेंडल ने कारक कहा, उसको उन्होंने जीन कहा। तो पहली बार जीन शब्द का प्रयोग जो है वो जॉनसन ने किया था। और कब किया था? 1909 में। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कड़ी। अगली कड़ी में हम फिर कुछ प्रश्नों को लेंगे। सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये हमने उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है इस लेसन से, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जो कि या तो महत्वपूर्ण है, बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए हैं, या फिर इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो प्लीज़ इनमें से किसी भी कड़ी को आप मत छोड़िएगा। अगली कड़ी में हम बाकी प्रश्नों को लेंगे। थैंक यू।